फाइब्रोनोलाइटिक एजेंट, मेनली वो ब्लड क्लॉट करने में हेल्प करती है। वो ऐसी वंडरफुल ड्रग है कि कहीं पे भी बॉडी में कहीं पे भी किसी से भी ब्लीडिंग होता है तो यू कैन सिंपली प्रिस्क्राइब द ट्रेनेक्सा, तो वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करेगा। सो दैट्स वाई मैंने बोला ना कि ब्लीडिंग कंट्रोल करना है तो एक बार ट्रेनेक्सा IM आप दे दो, फिर पेशेंट को 3-4 दिन के लिए दे दो। पर कई बार पेशेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है तो ट्रेनेक्सा से इफेक्ट नहीं आता है, तो यू हैव टू स्विच ओवर टू हार्मोन। तो पेशेंट को जब भी ब्लीडिंग होता है ना तो आप ऐसा भी कर सकते हो, हम लोग ऐसा करते हैं कि हम लोग ट्रेनेक्सा 1 TDS फॉर 3 days लेके देखते हैं, उससे अगर क्लॉट हो गया, कुछ ब्लीडिंग बंद हो गया तो कोई हार्मोनल प्रिपरेशन देने की ज़रूरत नहीं है। 3 दिन के बाद पेशेंट को बोलने का नहीं होता है बंद तो आना, फिर भी नहीं होता है देन आई विल स्टार्ट द नॉरहेस्टिस्टिनॉन, ऐसा भी हम कर सकते हैं। फिर पेशेंट को पेन और ब्लीडिंग साथ में हो तो ट्रेनेक्सा मेफेनेमिक एसिड का कॉम्बिनेशन आता है, ट्रेनेक्सा M यू कैन प्रिस्क्राइब। कई बार इन सब से नहीं होता है तो DNC एंडोमेट्रियल एब्लेशन एंड हिस्टेरेक्टमी यूजुअली कराते हैं। बट मैंने बोला ना कि अभी तो मीरेना आ गया है, तो मीरेना से मोस्ट ऑफ द केसेस आर ट्रीटेड। हाँ, कई बार कैंसर का आपको डर लगता है तो जो प्री मेनोपोजल 35 साल के बाद ब्लीडिंग होता है तो यूजुअली वी डू द DNC फॉर डायग्नोस्टिक एज वेल एज थेराप्यूटिक, उसकी बायोप्सी दे के बेच देने की, कंफर्म के कार्सिनोमा या कुछ नहीं है। फिर प्री मेनोपोजल, ये हमने रिप्रोडक्टिव का बात किया। मोस्टली ट्रीटमेंट सब में सेम ही है बट ध्यान अलग अलग रखना पड़ता है ना। प्री मेनोपोज, तो प्री मेनोपोज यानी मेनोपोज के आगे का समय, तो यूजुअली 40-45 ईयर के बीच के लेडीज में बहुत सारे पेशेंट देखने को मिलेंगे एंड इट इज़ मेनली DUB। बट अल्ट्रासाउंड करने से आपको देखना पड़ेगा कि ये कोई है कि नहीं है, दूसरा कोई कॉज है कि नहीं है। तो नॉरहेस्टिस्टिनॉन 1 BD और 1 TDS फॉर 25 डेज के लिए दे सकते हो, ट्रेनेक्सा 1 TDS फॉर फर्स्ट 5 days। एक नई ड्रग है ऑर्मिलोक्सिफेन सेविस्ता, जिनको सिंपल मेनोरेजिया रहता है ना कि मैम हर महीने पे आता है पर बहुत आता है और उसको प्रेगनेंसी नहीं रखनी है, चाइल्ड बियरिंग कंप्लीट हो गया है, तो ऐसे में आप सेविस्ता एक यूज़ कर सकते हो। तो उसका फ़ायदा ये है कि इट इज़ नॉन हार्मोनल है, तो अगर पेशेंट लेना भूल गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये सबसे बड़ी बात है। तो ऑर्मिलोक्सिफेन सेविस्ता 60 मिलीग्राम ट्वाइस अ डे फॉर 3 months फॉलोड बाय वंस अ मंथ फॉर अनदर 3 months, ऐसे यूजुअली हम देते हैं इन मेनोपोज, प्री मेनोपोज में। उससे एक ही प्रॉब्लम होगा कि साइकिल उसका कब आएगा नहीं पता चलेगा और कई बार वो एमेनोरिया ही कर देता है 6 महीने, पर उसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है, सिंपली यू कैन प्रिस्क्राइब। बट प्रिस्क्राइब करो तो पेशेंट को बोलने का कि साइकिल आए भी नहीं भी आएगी, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो सेविस्ता आप यू प्रिस्क्राइब, ये मैं बहुत लिखती हूँ पेशेंट को। तो अभी आपके मन में सवाल होगा कि कहाँ पे कब यूज़ करने की। सिंपल, पेशेंट बहुत ब्लीडिंग हो रहा है 14-15 दिनों से या 7-10 दिनों के आपके पास आता है तो आपको इमीडिएट स्टेप लेना पड़ेगा। तो ऐसे में इमीडिएट स्टेप में तो टेस्ट एक्वाविरोन एंड ट्रेनलॉक IM दे दो, फॉलोड बाय नॉरहेस्टिस्टिनॉन फॉर 25 डेज के लिए दे दो। अगर पेशेंट सिंपली ऐसे बोलता है कि मुझे साइकिल तो रेगुलर आता है पर बहुत ब्लीडिंग होता है जब आता है तब, तो अगर वो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में है तो आप ओसिपिल्स ओवरऑल 3 साइकिल्स के लिए दो। अगर वो मेनोपोज नियर टू मेनोपोज है तो उसमें आप सेविस्ता दे सकते हो ताकि उसका ब्लीडिंग कम हो जाएगा और उसको वैसे भी नियर टू मेनोपोज है। तो कई बार क्या होता है ना, आप 6 महीने के लिए ऐसा मेनोपोज आ जाता है और फिर वो ऐसे ही मेनोपोज में चला जाता है। तो ऐसी सेविस्ता इट्स लाइक दैट ड्रग, और पेशेंट को दवाई नहीं खानी है तो मीरेना इज द बेस्ट ऑप्शन। मैंने बोला कि पर मीरेना रखने से पहले आइडियली DNC करके हम बेच देते हैं,
कार्सिनोमा नहीं है तो आप कॉपर टी, जैसा ही एक डिवाइस आता है वो सिंपली आपको कॉपर टी रखना आता है तो यू कैन क्विट मिरेना। पर मिरेना का एक बात ये है कि मिरेना की इफेक्ट आने में 4 से 5 महीने लगते हैं। तो आपको पेशेंट को बोलना पड़ेगा कि अभी मिरेना रखी तो ऐसा नहीं कि आपका ब्लीडिंग कंट्रोल हो जाएगा, बिकॉज वो प्रोजेस्टेरॉन धीरे धीरे सिक्रेट करना स्टार्ट करेगा, पर उसके इफेक्ट आने में 4 से 5 महीने लगते हैं। तो वो 4 से 5 महीने तक हम लोग सेविस्ता दे देते हैं, 5-6 महीने तक ये से, और तब तक मिरेना का इफेक्ट आ जाता है। तो मिरेना फिर 5 इयर्स के लिए पेशेंट को भूल जाने का कि कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। तो दिस हाउ वी ट्रीट यूजुअली। पोस्ट मेनोपोजल ब्लीडिंग होता है। तो मेनोपोज, पहले तो आपको वो पता होना चाहिए कि व्हाट इज मेनोपोज। व्हेन देयर इज अ कंप्लीट एब्सेंस ऑफ मेंसेस फॉर मोर देन 1 ईयर विदाउट एनी पैथोलॉजी डिटेक्टेड, देन इट इज टर्म्ड एज मेनोपोज। और आपको कंफर्म करना है तो FSH मोर देन 40, देन इट्स अ कंफर्म केस ऑफ मेनोपोज। बट मेनोपोज 1 साल तक ब्लीडिंग नहीं आया और फिर कभी भी ब्लीडिंग होता है, देन इट इज कॉल्ड पोस्ट मेनोपोजल ब्लीडिंग। एंड पोस्ट मेनोपोजल जब ब्लीडिंग होता है तब ऑलवेज फर्स्ट थिंक अबाउट द कार्सिनोमा, पहले कार्सिनोमा ही आएगा, फिर अदर कॉजेस हो सकते हैं बिकॉज ऑफ एंडोमेट्रियल पोलिप, सर्वाइकल पोलिप, वजाइनल एट्रोफी, बिनाइन भी हो सकता है, बट पहले माइंड में आता है सीए सर्विक्स। सो व्हेन एवर देयर इज अ पोस्ट मेनोपोजल ब्लीडिंग, ऑलवेज गो फॉर डीएनसी विथ बायोप्सी। मैनेजमेंट में डीएनसी बायोप्सी फॉलोड बाय ट्रीट अकॉर्डिंगली। अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो गो फॉर हिस्टेरेक्टोमी। अगर सिंपल बिनाइन हाइपरप्लेसिया आता है तो यू कैन गिव माइल्ड हाइड्रोक्सीप्रोजेस्टेरॉन 1 BD फॉर 90 डेज के लिए आप दे सकते हो। हाँ बोलिए। हम्म 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 CA-125 इज मेनली फॉर ओवेरियन कार्सिनोमा। पर हाँ हाँ, अच्छा, तो डीएनसी अच्छे तरीके से एक बार करके आपको देखना पड़ेगा। अगर वो बिनाइन है, मैंने बोला ना कि बिनाइन एंडोमेट्रियल हाइपरप्लासिया भी उसको बोलते हैं, तो मोस्टली इट इज बिनाइन एंडोमेट्रियल थिकनेस। एस्ट्रोजन कई बार किसी में ज्यादा होता है तो वो उसकी वजह से एंडोमेट्रियल हाइपरप्लासिया रहता है। तो ऐसे पेशेंट्स में हम लोग यूजुअली मेड्रोक्सीप्रोजेस्टेरॉन एसीटेट प्रोजेस्टेरॉन 1 BD फॉर 90 डेज के लिए दे देने का। 4 और डीएनसी करने के 4-5 महीने बाद फिर से आपको यूएसजी करके देखना पड़ेगा। अगर वो बारी बारी उसका एंडोमेट्रियल थिकनेस बढ़ जाता है, पोस्ट मेनोपोज का एंडोमेट्रियम कितना होना चाहिए? ओके, तो दैट इज नॉट दैट मच हाई। आइडियली पोस्ट मेनोपोज का ईटी शुड बी लेस देन 5 से कम होना चाहिए आइडियली। 2 to 3 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए, बिकॉज ब्लीडिंग ही नहीं है तो एंडोमेट्रियम कैसे बनेगी। तो दैट मीन्स 6.5 है तो दैट मीन्स उसमें कुछ एक्टिविटी हॉर्मोन्स की हो रही है, तो तभी उसकी 6 या 7 आती है। तो दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज एबनॉर्मल इन पोस्ट मेनोपोजल में। तो ऐसे में आप मेड्रोक्सीप्रोजेस्टेरॉन 1 BD फॉर 90 डेज के लिए आप दे देते हो, वंस यू कंफर्म्ड इट्स अ नॉट कार्सिनोमा। ठीक है, तो CA-125 तो ओवेरियन के लिए करते हैं, बट यूजुअली पोस्ट मेनोपोजल ब्लीडिंग आर मेनली एसोसिएटेड विथ एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा और CA सर्विक्स। और कई बार एंडोमेट्रियल पोलिप होता है, पोलिप होता है, तो वो आपको देखना पड़ेगा। या कई बार अल्ट्रासाउंड में पकड़ता नहीं है, बट डीएनसी जो करते हैं उनको पता चलता है कि इट वॉज पोलिप। तो डीएनसी जिसने की है उसको पता होना चाहिए कि पोलिप है कि नहीं, बिकॉज एवरी पोलिप, हाँ उसमें कुछ नहीं आया ना। हाँ,
हाँ, बराबर है, तो वो तो बहुत, नहीं नहीं नहीं, फाइब्रोड कभी भी नहीं निकलता है डीएनसी से। फाइब्रोड नेवर, फाइब्रोड तो अंदर टिश्यू में होता है, फाइब्रोड डीएनसी से कभी रिमूव नहीं होता है। पोलिप होता है तो वो डीएनसी से रिमूव हो जाता है। तो ऐसा जो पेशेंट है, वेरी, हाँ, नहीं नहीं नहीं, इससे कुछ नहीं होता है। तो ऐसे पेशेंट्स का फॉलोअप आप क्या लोगे, सिंपल उसको मेड्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन 1 बीडी फॉर 90 डेज के लिए दे देने का, फिर अगेन उसका अल्ट्रासाउंड कराने का। अगर उसका एंडोमेट्रियल थिकनेस ज़्यादा ही रहता है, 6 से 7 से ज़्यादा क्या ज़्यादा रहता है, तो दैट पेशेंट, अभी उसका नॉर्मल आया, बट दैट पेशेंट मे हैव चांस ऑफ डेवलपिंग कार्सिनोमा इन फ्यूचर। सो उस पेशेंट की हिस्ट्रेक्टोमी इज एडवाइजेबल। अगर जिस पेशेंट का एंडोमेट्रियल थिकनेस रिपीटेड हाई रहता है पोस्ट मेनोपोज में, तो दैट पेशेंट इज अ कैंडिडेट फॉर हिस्ट्रेक्टोमी आइडियली, बिकॉज अभी उसका लेस लेस देन 5 mm, इवन 2 to 3 mm से ज्यादा होना ही नहीं चाहिए। अगर आता है ऐसे केसेस आते हैं, तो उसमें हम लोग डीएनसी करके उसको मेड्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन 1 बीडी फॉर 90 डेज के लिए दे देने का, फिर उसकी अल्ट्रासाउंड 4-5 महीने के बाद कराने की, फिर देखने का कि उसकी एंडोमेट्रियम कितनी है। फिर भी उसकी एंडोमेट्रियम ज्यादा रहती है, 5 से ज्यादा रहती है, देन दैट पेशेंट इज कैंडिडेट फॉर हिस्टेरेक्टोमी। और क्लियर हो जाता है तो कुछ नहीं करने का। हम्म 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 ओके, या देखिए, ऐसे केसेस भी बहुत देखने को मिलते हैं। मेरा भी एक केस सेम सेम था कि उसको तो एक एक साल तक ऐसा हुआ। तो आइडियली ऐसे केस में क्या प्रॉब्लम होता है कि जिन्होंने डीएनसी किया है, तो उन्होंने कई बार जो फंक्शनल लेयर होता है एंडोमेट्रियम का, वो ज़्यादा क्यूरेट हो गया होता है। ज़्यादा यानी कि एग्रेसली क्यूरेटिंग नहीं करना चाहिए। तो कई बार जो एंडोमेट्रियम के 2 लेयर होते हैं, एक बेसल लेयर और एक फंक्शनल लेयर। तो यूजुअली हम फंक्शनल लेयर रिमूव करते हैं, बेसल लेयर को टच नहीं करते हैं, डीएनसी करते हैं तब। पर कई बार बेसल लेयर अंदर तक किसी ने क्यूरेट किया हुआ होता है, तो दैट पेशेंट में अंडरगो इनटू द एशरमैन सिंड्रोम। तो एशरमैन दिखता नहीं है हिस्ट्रोस्कोपी में, बट उसकी जो ग्लैंड्स होती है वो सारी बंद हो गई होती है, तो उसकी वजह से उसको एमेनोरिया होता है। तो पहले तो ऐसे पेशेंट को अब तो को हार्मोन से पहले तो देखना पड़ेगा कि हार्मोन उसके सही है कि नहीं है, तो उसका डे टू एज करना पड़ेगा, या सिंपल उसको देखो कि हाई एक्चुअली मिस्ड अबॉर्शन में कई बार हाइपर प्रोलेक्टिनिमिया की वजह से भी ऐसा होता है, तो वो पहले चेक करो। वंस यू चेकड कि उसका हार्मोन का कुछ लोचा नहीं है, तो इट इज अ पक्का केस ऑफ क्यूरेटेज रिलेटेड एमेनोरिया है। तो ऐसे पेशेंट में हम लोग यूजुअली हम क्या करते हैं, वी गिव इस्ट्रोजन प्रोगाइनोवा 2 मिलीग्राम 1 बीडी फॉर 15 डेज के लिए देते हैं, 15 दिन के लिए। हम नॉर्मल जो नेचुरल साइकिल है वो माइमिक करते हैं। तो यूजुअली नॉर्मल साइकिल में क्या होता है ना, प्रोजेस्ट्रॉन इस्ट्रोजन पहले बढ़ता है, फिर ओव्यूलेशन के बाद प्रोजेस्ट्रॉन आता है। तो हम ऐसी ऐसी साइकिल बनाएंगे कि जिसमें हम प्रोगाइनोवा 1 बीडी फॉर 15 डेज के लिए देंगे, फॉलोड बाय नॉरहेथिस्टिरॉन, नॉट देवरी, हाँ, या फॉलोड बाय नॉरहेथिस्टिरॉन फॉर 10 डेज। और फिर हम देखेंगे, मोस्टली ऐसा आप दोगे तो मोस्टली दैट पेशेंट विल गेट विड्रॉल ब्लीडिंग, बट ऑलवेज क्या, हाँ, या बट देवरी की जगह यूज नॉरहेथिस्टिरॉन। मैंने बोला ना कि
देवरी अच्छी है पर कई बार उसकी पोटेंसी इतनी अच्छी नहीं मिलती है, तो रादर देन यूज द देवरी, यूज द रेजिस्ट्रॉन या प्रीमोल्यूटैन। ओके, तो मोस्टली ऐसे साइकिल करने से यू विल गेट द रिजल्ट। और कई बार ऐसा नहीं करोगे ना, मीन्स कई बार इतना करने के बाद मेरा जो मैंने बोला ना कि एक पेशेंट ऐसा आया था कि उसको इतना कुछ करने के बाद भी शी डिडंट गेट द विड्रॉल ब्लीडिंग, उसने कई जगह का डीएनसी करा के आई थी। तो ऐसे पेशेंट को हम सिंपली फॉलिक एसिड मल्टीविटामिन दे के 4-6 महीना पेशेंट को वेट करने का बोलने का, दे विल उसका जो लेयर बनेगा और दे विल रिस्पॉन्ड आफ्टर 4 to 5 months। तो ऐसे पेशेंट्स को 4-5 महीने उसको रेस्ट में भेज देने का, फिर उसका लेयर बनेगा नए से और फिर विल स्टार्ट द ब्लीडिंग रेगुलरली। ओके, डिसमेनोरे, इसमें तो कुछ नहीं है। पेनफुल मेंस्ट्रुएशन, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी मीन्स सेम कि पेनफुल मेंस्ट्रुएशन होता है पर कोई कॉज नहीं होता है, तो मेनली सीन इन विथ ओव्यूलेटरी साइकिल एडोलेसेंट में एंड यंग गर्ल्स में देखने को मिलता है, एंड इट इज मेनली ड्यू टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स। तो उसमें हम पहले यूएसजी तो करके देख लेने का कि कोई पैथोलॉजी है कि नहीं। मैनेजमेंट में एश्योरेंस, एम्प्टी बॉवेल, एनाल्जेसिक में प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेटेज इनहिबिटर। सो मेनली मेफेनेमिक एसिड एंड नेप्रोक्सेन आर मेन 2 drugs that is widely used and accepted for the dysmenorrhea. Mefenamic acid 250 या 500 milligram 1 TDS और नेप्रोक्सेन 250 milligram 1 TDS और 1 QDS you can prescribe। सिवियर होता है तो उसमें हम इंडोमेथासिन इन्फेन पी करके आती है 25 मिलीग्राम 8 hourly वी कैन प्रिस्क्राइब। बहुत ज्यादा होता है तो ओसिपिल्स वी कैन प्रिस्क्राइब फॉर 6 cycles। और सेकेंडरी है तो ट्रीट द अंडरलाइंग कॉज। ठीक है, अभी जो ये सारे जो इसमें है ना, वो एक बार शांति से आप जब भी टाइम मिले ये सारे इंजेक्शन आप एक बार देख लेना। जो मैंने बोला ना वो ये है, दिस इज एक्वाविरॉन इंजेक्शन। सो टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शन है ये। दिस इज ट्रेनिक्सेमिक विथ इथामसिलेट, इट इज एंटीफाइब्रिनोलाइटिक एजेंट है। ट्रेनिक्सेमिक एसिड इंजेक्शन है। दिस इज रेजिस्ट्रॉन नॉरेथिस्टेरॉन टैबलेट 5 मिलीग्राम। दिस इज डेपोप्रोवेरा इंजेक्शन जो कॉन्ट्रासेप्शन के लिए यूज करते हैं वो, और कई बार ज्यादा ब्लीडिंग को बंद करने के लिए भी हम दे सकते हैं। दिस इज सिराजेट प्रोजेस्ट्रॉन ऑनली पिल, ब्रेस्ट फीडिंग वुमन में आइडियल ये देनी चाहिए। दिस इज मिरेना लाइक अ कॉपर ट्री डिवाइस, ऐसे रखते हैं। ल्यूप्राइड डेपो फॉर एंडोमेट्रियोसिस एंड एडिनोमायोसिस में यूज होता है, दैट वी विल लर्न इन एंडोमेट्रियोसिस। मेफेनेमिक एसिड, दिस इज सेविस्ता, मैंने बोला ना वो 1 twice a week for 3 months followed by once a week for another 3 months. Naproxen as a pain reliever, this is overall LC, it contains levonorgestrel and ethinyl estradiol। और ओवरऑल जी भी आती है, दैट इज हाई डोज सिंपल, इसमें इथिनल एस्ट्राडियोल 50 है। दिस इज देवरी मेड्रोक्सीप्रोजेस्ट्रॉन। तो ये पूरा आपका DUB खत्म हुआ। ठीक है, कल हॉलीडे है, कल जन्माष्टमी है, तो एंड थर्सडे एंड थर्सडे एंड फ्राइडे, हाँ थर्सडे एंड फ्राइडे हमारा एक सेशन है, तो थर्सडे और फ्राइडे लेक्चर पॉसिबल नहीं होगा, तो वी विल कंटिन्यू फ्रॉम सैटरडे दिस गायनेक कोर्स एक्चुअली, बिकॉज फिर बहुत हैवी हो जाएगा। सो थर्सडे एंड फ्राइडे वो एक लेक्चर सीरीज है वो है, तो हम नया जो टॉपिक है वो सैटरडे से स्टार्ट करेंगे। सो आई थिंक DUB खत्म हुआ तो अभी फाइब्रोड आएगा, तो सैटरडे फाइब्रोड का 5 बजे 5 o'clock का हमारा शेड्यूल रहेगा। कल जन्माष्टमी है और बीच में 2 दिन एक लेक्चर सीरीज है, तो वी विल कंटिन्यू दिस गायनेक कोर्स फ्रॉम सैटरडे। तो सैटरडे 5 बजे अभी हम मिलेंगे। ओके
ओके ओके फाइन बाय बाय